हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का मेहनत कर हम सबके चैनल में। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझने जा रहे हैं। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। आजादी से पहले गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था जो पुर्तगाल लगा के गया था, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद उत्तराखंड आज और कल उसमें लागू हुआ, कल उसकी विधानसभा में, तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने भारत में यूसीसी लागू कर दिया है। तो हम समझते हैं कि यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, समान, सब सेम लगे। जैसे स्कूल्स में देखा होगा ड्रेसेस पहना देते हैं, यूनिफॉर्म पहना देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप किसी बच्चे को बांट ना सके कि ये है, ये है, गरीब है, ये अमीर है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। नहीं, यूनिफॉर्म में सब एक जैसे लगे, है ना। इसलिए स्कूल में ड्रेसेस बना दी जाती हैं। अगर ड्रेसेस नहीं होंगी तो मान के चलिए कोई बड़े घर का, बहुत अमीर घर का है तो लेकर आएगा ऑडी, है ना, अपनी कार लेके आएगा, चश्मा वश्मा पहन के आएगा बढ़िया करके। एक होगा गरीब घर का, वो रिलैक्सो की फटी चप्पल में आ जाएगा, है ना। एक देखा होगा बहुत नॉर्मल, उनमें ग्रे कलर की सिलोई पैंट चलती है, गुलाबी कलर की शर्ट में आ जाएगा। अब वो उसको देखेगा तो उसके मन में एक भावना आएगी कि यार इस पे तो इतना पैसा है। अब वो बच्चा है तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इस भावना को रोकने के लिए स्कूल्स में क्या बना दी जाती है? ड्रेसेस, कि सारे बच्चे एक जैसे लगे। तो इसीलिए एक कानून भी भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सिविल मतलब नागरिकों के लिए, कोड मतलब कानून। भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सारे रीति रिवाज सेम कर देंगे, नहीं। कुछ सेक्टर्स में हम सारे जो चीजें हैं वो बिल्कुल सारे धर्मों के लिए बराबर कर देंगे। जैसे मान के चलिए मुस्लिम धर्म में तलाक की प्रक्रिया कुछ और है, भारत में तलाक की प्रक्रिया हिंदुओं की कुछ और है, ठीक है। मुस्लिम विवाह में अगर जाएंगे तो बहु विवाह कर सकते हैं, बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म में निकाह कर ज्यादा शादी करनी आपको मुश्किल पड़ जाती है। हिंदू धर्म में तो एक शादी के बाद इंसान बोर आ जाता है ना। अच्छा, मुस्लिम धर्म में पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, किसको कितनी जमीन देगी, उसका कानून अलग है। हिंदू धर्म में पिता का संपत्ति अधिकार जनरली बेटे हो जाते हैं, बेटियों को नहीं दी जाती, उनका कानून अलग है। तो ऐसी चीजों के लिए कानून सेम कर दिए जाएंगे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले समझे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा कानून है जिसमें भारत में रह रहे सभी धर्मों के लोगों के लिए कुछ चीजें बिल्कुल समान हो जाएंगी, बिल्कुल समान, एक जैसी हो जाएंगी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किन किन पे बात करता है। तो हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए एक समान हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ना शुरू करा, यूसीसी। हमारे संविधान का भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा भाग 4 है संविधान का, भाग 4 पार्ट 4, वो 36 से शुरू होके 51 तक जाता है। और उसका आर्टिकल 44, आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी का जिक्र करता है पूरा डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम यूसीसी को समझने के लिए क्या, कि यूसीसी है क्या, तो हमने देखा यूसीसी क्या है। एक ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों पे समान तरीके से लागू होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको लाने की जरूरत क्यों है। समझते हैं कि क्यों यूसीसी हमें लाना है, उत्तराखंड क्यों लाया, बाकी भारत में क्यों आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अभी भारत में क्या है कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें अच्छी खासी एक समस्या तो है तलाक की। आपने देखा होगा अभी कुछ साल पहले ही इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, वरना उससे पहले मुस्लिम वर्ग की महिलाओं की कंडीशन बड़ी खराब थी। जब मर्जी शौहर बोल देता था तलाक तलाक तलाक, और सच में हो जाया करता था तलाक। तो महिलाओं का तो शोषण हो रहा था अच्छा खासा। जबकि वहीं आपको अगर हिंदू कम्युनिटी में अगर आपको तलाक लेना है तो आप कोर्ट के चक्कर काट काट के पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आ रही थी तलाक की। दूसरा वसीयत। वसीयत वसीयत का मतलब होता है कि भाई जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, आने वाले समय में उनकी संपत्ति के अधिकारी तुम होगे। होता है ना ऐसे कि हमारे दादा की जितनी संपत्ति है वो हमारे पापा ताऊ जी चाचा जी में बढ़ जाती है, फिर उनसे हम पे आ जाती है। तो उसका क्या पैटर्न होगा, हम देखते हैं जनरली वसीयत में सिर्फ बेटों को अधिकार दे दिया जाता है,
बेटियों को नहीं दिया जाता। यहां भी महिलाओं का शोषण है। तलाक में भी जो पुरुष है वो महिलाओं को शोषण कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म के अनुसार आप मल्टीपल शादी कर सकते हो, पहली वाली से बिना तलाक लिए। अब देखिए नहीं कैसी कंडीशन हो जाएगी कि आप पुरुष हैं और आपने किसी महिला से शादी करी मुस्लिम धर्म में, आपने बोला कि आपको दूसरी पसंद आ गई, आपने दूसरी से भी कर ली, दूसरी के बाद आपको तीसरी पसंद आ गई, आपने तीसरी से भी कर ली। तो ऐसे कैसे चल पाएगा? पहले रीति रिवाज हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन मुस्लिम धर्म की महिलाएं आवाज भी नहीं उठा सकती क्योंकि उनके कानून में लिखी है ये चीजें, जो कि गलत है। उनके शरीयत में ये चीजें लिखी हुई है कि वो कर सकते हैं मल्टीपल शादी। तो तीसरा बहुविवाह। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? बहुविवाह। बहुत सारी शादियां। अभी भारत में हिंदू कम्युनिटी के नहीं कर पाते लोग बहुत सारी शादियां, जबकि ये कर लेते हैं। चौथा, इसमें जो जिक्र होता है वो विवाह की उम्र। विवाह की उम्र, हर धर्म में विवाह की उम्र अलग अलग है, सबने अपने हिसाब से बना ली है। कहीं 18 मान ली गई है, कहीं 21 मान ली गई है। यूसीसी के हिसाब से विवाह की उम्र हो जाएगी लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। यूसीसी इन सारी चीजों को समान तरीके से सब पे लागू करता है कि तलाक, चाहे आप हिंदू धर्म से हैं, चाहे आप जैन से हैं, चाहे आप सिख धर्म से हैं, चाहे आप ईसाई धर्म से हैं, चाहे आप यहूदी हैं, चाहे आप पारसी हैं, कोई भी है, आपको तलाक सेम तरीके से लेना पड़ेगा। यूसीसी हमें बताता है कि बेटे जितने अधिकार होंगे जमीन के, संपत्ति के अपने पिता के, बेटियां भी उतनी ही होंगी। अच्छी चीज है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगाता है यूसीसी कि जब तक आप अपनी पहलकी वाली को डाइवर्स नहीं देंगे कानूनी तौर तरीके से, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, विवाह की उम्र यूसीसी तय कर देता है कि लड़कों के लिए 21 साल, लड़कियों के लिए 18 साल। आज भी अगर हम पिछड़े वर्गों में देखें, गांवों की साइड जाके देखें, तो आज भी लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है। लेकिन यदि एक बार उस जगह यूसीसी लागू हो गया तो आप चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दंड दिए जाएंगे। अगर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आप पे जुर्माना लगेगा। पांचवा भी एक अच्छी चीज और कर रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप पे ये काफी अच्छे अच्छे कानून लेके आया है। लिव इन रिलेशनशिप, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लिव इन रिलेशनशिप के कंसेप्ट को कानूनी घोषित कर दिया है कि वो रह सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इनमें बहुत ज्यादा कांड हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कोई बहुत ठोस कानून नहीं बनाए गए हैं। जनरली लड़के लड़की साथ में रहते हैं और कुछ दिनों साथ रहने के बाद आपस में मारकाट कर लेते हैं। आपने देखा होगा न्यूज में आए दिन, उसका गला काट के उसे फ्रिज में रख दिया, उसका पैर तोड़ दिया, उसके हाथ तोड़ दिए। तो यूसीसी इनके लिए भी कानून बनाएगा कि आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आप आके पंजीकरण कराओगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, जिससे सरकार को पता रहे। जो अच्छी चीजें हैं। एक बात बताइए, एक देश क्यों ऐसा ना हो जहां पर पुरुष फायदे में हो और महिलाएं फायदे में ना हो? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तलाक की प्रक्रिया जैसी मेल्स के लिए हो वैसी फीमेल्स के लिए हो। दूसरा, वसीयत, जब पिता की संपत्ति के अधिकार बेटे हैं तो बेटियां भी होनी चाहिए। तीसरा, बहुविवाह, जब पुरुष मल्टीपल शादी कर सकता है तो या तो आप महिला के लिए भी लागू करें, और दूसरा, जब आपने महिलाओं पर बैन लगा रखा है तो पुरुषों के लिए भी बैन लगाएं। आप इतने समय से तो महिलाओं के साथ अत्याचार करते आ रहे हैं, आज भी क्यों कर रहे हैं? आज तो कम से कम रोको। अब देखिए, इसको थोड़ा पीछे से समझिए। जिस समय हम आजाद हुए, हमारा संविधान बना, हमारे संविधान में उस समय इसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि उस समय हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। नया नया हमारा विभाजन हुआ था, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था। ठीक है, जिस समय हम आजाद हुए, भारत की साक्षरता दर 90% से भी कम लोग पढ़े लिखे, बिल्कुल अनपढ़ थे 90% लोग। भारत में 92% गरीबी थी। बच्चों पे खाने पीने, परिवारों पे खाने पीने के लिए नहीं था। तो जब हम आजाद हुए तो सरकार इस सब को तो बाद में देखती, पहले जो मूलभूत हमारी जरूरतें हैं कि कम से कम पेट में अनाज जाए, उन पे काम करती ना। या पहले आजाद होते के साथ ही आचार संहिता ले आती, नहीं ला पाती। तो जिस समय हम आजाद हुए उस समय हमारी कंडीशंस बहुत खराब थी। हम गरीब थे, हम अनपढ़ थे, हम पे रिसोर्सेज नहीं थे, और दूसरा, हम पे युद्ध हो रहे थे लगातार। कभी पाकिस्तान अटैक कर रहा था, कभी इधर से चाइना अटैक कर रहा था।
तो उन दिनों हम उन सब में व्यस्त थे। तो हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाते हुए इस चीज को लिखा कि जब भारत आगे जाके स्टेबल हो जाएगा, जब भारत अच्छे से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो उस समय की जो पार्टी होगी वो आके यूसीसी पर काम करे। और इन दिनों भारत देखिए बहुत प्रगति पर पड़ रहा है। इन दिनों भारत अपने पैरों पर बहुत अच्छे तरीके से खड़ा हो चुका है, विदेश में हमारी वाहवाही हो रही है। इसलिए अब हमारी सरकार यूसीसी पर काम कर रही है। उस समय हमने क्यों नहीं करा? क्योंकि उस समय हमारे सामने बहुत सारी बाकी ऐसी उलझनें थी जिनको सुलझाना प्रायोरिटी थी। उस समय यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्म के लोग आपको मिलेंगे, सब धर्म के। 80% यहां पे लगभग हिंदू हैं, बाकी 20% 21% यहां पे बाकी धर्म के लोग हैं, जिनमें रीति रिवाज अलग है। तो आप रीति रिवाज अपने अलग रखिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीजें कि आप तलाक सिर्फ ले लेंगे, तलाक 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 बोल के, ये क्या बात होती है? नहीं। यूसीसी जब लग जाएगा तो तलाक की सेम प्रक्रिया होगी। अगर किसी हिंदू धर्म के बंदे को तलाक लेना है तो भी उस प्रक्रिया को फॉलो करेगा, और मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, कोई भी, सबका जो रूल होगा वो सेम होगा। दूसरा कि आप, ये कहां का हक है कि सिर्फ पिता की संपत्ति का अधिकार बेटे को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा? नहीं होना चाहिए ऐसे, कम से कम आज के समय में तो नहीं होना चाहिए। जब अब आपको विकासशील देश, विकसित भारत की तरफ आप बढ़ा रहे हैं, तो नारियों का सम्मान करो। आप वैसे बोलते हो बराबरी का अधिकार, बराबरी का अधिकार कहां दे रहे हो आप? आज के समय में सबसे जरूरी कीमती चीजों में से एक है जमीन। आप जमीन दे देते हो बेटों को? नहीं, बेटियों को भी देनी चाहिए। बहुविवाह पर रोक लगा के नारियों के साथ इंसाफ होगा, जो महिलाएं हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये यूसीसी लाने की ये जरूरत है कि इन सारे के लिए जितने भी कानून बनेंगे वो सबके लिए समान हो जाएंगे। अब तीसरा हमारा मुद्दा आता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। बहुत जगह इसका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो जनरली विरोध देखिए कौन करेंगे? मुस्लिम पक्ष के लोग करेंगे। मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि उनके शरीयत के कानून में लिखा हुआ है कि वो मल्टीपल शादी कर सकते हैं। अब शरीयत तो उनके लिए सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा कानून है, और भारत का आर्टिकल 44 बोल रहा है कि वो नहीं कर सकते। तो वो बोल रहे हैं कि हम तो शरीयत को मानेंगे, शरीयत हमें बोलता है, हम भारत के कानून को नहीं मानेंगे, हमारे शरीयत के कानून का ये तो उल्लंघन है। इसको लेके क्या हो रहा है विवाद? तो हमने कौन सा भारत में शरीयत लागू कर रखा है? शरीयत का कानून वहां चलेगा ना जिस देश में लागू हुआ। जाओ पाकिस्तान, वहां शरीयत लागू हुआ, वहां जाके करो 50 शादी, हमें क्या लेन देना? यहां भारत में रह रहे हो, भारत में रहोगे तो भारत के संविधान के हिसाब से चलोगे ना। ये यहां तुम उल्टे सीधे वो लगा दोगे, नहीं लगेंगे। ठीक है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, सबसे पहले ये ऑलरेडी गोवा में लागू हो चुका था जब पुर्तगाल भारत आया था, और उसके बाद से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है। लेकिन हमारी सरकार का ये बहुत प्रायोरिटी पॉइंट है, बहुत जल्दी जल्दी आप आगे देखेंगे कि बाकी राज्यों में भी लागू हो जाएगा। ठीक है, और दुनिया के लगभग सारे विकासशील देशों में यूसीसी ऑलरेडी लागू है। अमेरिका में, इंडोनेशिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, हर जगह यूसीसी लागू है, और वो अपना धूमधाम से सब काम कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम वाली बात है? तो जब इतने विकसित देश यूसीसी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हम सेक्युलर ज्यादा हैं, हमारे भारत में विभिन्नताएं ज्यादा हैं, विविधताएं ज्यादा हैं, भारत में ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं। कोई बात नहीं, सब हैंडल हो जाएगा। इस कानून से हम महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें विरोध करने वाली कोई खास बात नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू।